नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल योग्यता एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हमारे YouTube चैनल योग्यता एकेडमी पर इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप लोग पर डे रेगुलर हो जाइए इकोनॉमिक्स को सीखने के लिए। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग में आता है, तो इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो उसी के दृष्टि से हम लोग आज शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स की परिभाषा को देखते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है इसको देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। और ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? तो जैसा कि नीचे लिखा हुआ है आपका, विनिमय करना, जो हम लोग लेन देन करते हैं वो क्या है कि एक आर्थिक क्रिया हो गई, आर्थिक क्रियाकलाप हो गया। और जो विनिमय है आपका, जब से मुद्रा बना है उसके पहले से भी हो रहा है। पहले वस्तु विनिमय होता था, मतलब वस्तु लेकर वस्तु को दे दिया जाता था, वो हो गया आपका वस्तु विनिमय। और जब से मुद्रा का आविष्कार हो गया तो उसके बाद से मुद्रा विनिमय होने लगा। मुद्रा के बदले में हम लोग कोई भी वस्तु लेते हैं जो भी ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से जो कृषि करना है, एग्रीकल्चर है, वो भी आपकी आर्थिक क्रिया हो गई। उद्योग धंधे करना, ये भी आपकी आर्थिक क्रिया हो गई। व्यापार करना, ये भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया हो गई। और सेवा कार्य, जैसे कि परिवहन सेक्टर हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिसको बोलते हैं, शिक्षा विभाग हो गया, ये सब क्या है आपकी सेवा कार्य हैं। और ये सब क्या है, आर्थिक क्रियाएँ हैं। तो वो इकोनॉमिक्स से हम लोग बेसिकली मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का ही अध्ययन करते हैं। तो एक हो गई है सामान्य सी डेफिनेशन हो गई आपकी इकोनॉमिक्स। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इकोनॉमिक्स जो है आपका ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ओकोनोमिया से। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में सीधे सीधे यही पूछा गया था कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है और क्या है। तो आपका ये हो गया ओकोनोमिया, जो कि आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे ओकोनोमिया को। तो इसका होता है आपका ओकोज और नोमोज। ओकोनोमिया को हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं तो आता है हमारा ओकोज और नोमोज। इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। ओकोज का अर्थ होता है फैमिली या हाउस होल्ड, फैमिली और हाउस होल्ड। और नोमोज का अर्थ होता है आपका मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो इस प्रकार ओकोनोमिया का जो अर्थ हुआ आपका, वह गृह प्रबंधन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। अर्थात ऐसा विषय जिसमें हम लोग गृह प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, वो हो गया आपका अर्थशास्त्र। इसमें हम लोग किस किस का अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। और एक फैमिली कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है, आय और व्यय कैसे करती है, अपना बजट कैसे बनाती है, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? इकोनॉमिया में, इकोनॉमिक्स में करेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थात अर्थशास्त्र के पितामह कौन हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज और जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ द नेशन। किताब भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि कई एग्जाम में किताब को भी पूछा गया है कि ये किताब किसने लिखी, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने हैं? तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित करने का कार्य रेगनर फ्रिक्स ने किया था 1993 में। इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमी। इसकी हिंदी होती है व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि जो कहने में हिंदी में थोड़ा सा टफ है, तो इसको आप लोग ऐसे समझिए, इसको बोलते हैं व्यष्टि को सूक्ष्म बोलते हैं और समष्टि को व्यापक बोलते हैं। तो दो तरह की इकोनॉमिक्स होती हैं, पहला है माइक्रो इकोनॉमी और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग
छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जो छोटी इकाइयाँ हैं, जैसे कि एक फैमिली है तो वो क्या है, एक छोटी इकाई है। इसी तरह से एक कंपनी है तो ये क्या है, एक छोटी इकाई है। इसके बारे में जो इसका बजट है, जैसे मान लीजिए एक फैमिली का बजट के बारे में लोग अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से एक कंपनी की हम डाटा शीट तैयार कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। लेकिन जब हम लोग इसी को बड़े लेवल पे देखते हैं, एक फैमिली की जगह पर एक हम लोग कंट्री लेवल पे देखते हैं तो वो हो जाता है आपका माइक्रो लेवल। इसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमी। तो इसमें हम लोग बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो इसको आप एक परिवार के स्तर पर नहीं नापेंगे, इसको आप एक व्यापक स्तर पर नापेंगे और एक देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर इसको हम नापेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी या समष्टि अर्थशास्त्र। इसी प्रकार से हम लोग बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। अगर इसको आकलन करना है तो हम लोग कंट्री लेवल पर करेंगे, ना कि एक परिवार के लेवल पर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग देश का जो बजट बनाते हैं उसका अध्ययन करेंगे व्यापक तौर पर। जबकि फैमिली का, जैसे आप लोग ऐसे समझिए, फैमिली का जो बजट होता है वो माइक्रो इकोनॉमी हो जाएगी और जो देश का बजट होता है वो आपका माइक्रो इकोनॉमी हो जाएगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जब हम अर्थशास्त्र को छोटी इकाइयों में देखते हैं तो हमारा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी, और जब उसी को हम लोग बड़े लेवल पर देखते हैं तो हो जाएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है गरीबी का दुष्चक्र, विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है कि गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोफेसर नर्क्स ने दिया था। प्रोफेसर नर्क्स ने गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखिए, किसी व्यक्ति की जो आय है वो कम है, लो इनकम, जो इनकम है कम है तो वो सेविंग भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाएगा। जो आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग। लेकिन जब उसकी इनकम ही इतनी कम है कि वो सेविंग नहीं कर पाएगा, वो अपनी आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा कर पाता, सेविंग की बात ही अलग है। तो जब सेविंग नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादकता है वो भी कम ही होगी, और जब उत्पादकता कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं एक चक्र बन जा रहा है, लो इनकम, लो सेविंग, लो प्रोडक्टिविटी, लो इन्वेस्टमेंट और फिर से लो इनकम। तो आपको ये इसी दुष्चक्र में फंसा रहता है। एक गरीब व्यक्ति का जो जीवन होता है इन्हीं में फंसा रहता है। तो इसी को लोग बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र, जिसका सिद्धांत दिया था प्रोफेसर नर्क्स ने। आप लोग उसका नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये सीधा सीधा आपका पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और इसी के अनुसार हमारी आगे की क्लासेस चलती रहेंगी। तो इसमें पहला टॉपिक आपका लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा है। इसी तरह से हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो हमारे अर्थव्यवस्था का जो हमारा क्षेत्र है, जो क्षेत्र होते हैं उनका अध्ययन भी हम लोग करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसका भी हम लोग स्टडीज़ करेंगे। तीसरा है आपका सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर है। इसमें हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे। पहला है गरीबी, जिसको बोलते हैं पॉवर्टी। दूसरा है हमारा बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है हमारा मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पढ़ेंगे हम लोग, पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे और तमाम चीज़ें इसमें जो टर्म्स हैं वो भी पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। अगला टॉपिक हमारा है, अगला उसमें लिखा हुआ है केंद्रीय आयोजनाएं या पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा बैंकिंग सेक्टर। जो बैंकिंग सेक्टर है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, मतलब बैंकों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, बैंकों का विकास कैसे हुआ, कौन सा बैंक सबसे पहले बना, उसके बाद कौन कौन से बैंक बने, किसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इन सब का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। इसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक है आपका मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका भी हम लोग अध्ययन इसी में करेंगे।
मौद्रिक नीति जो होती है, जो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है किसी भी देश के लिए, उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो तीसरा टॉपिक हो जाएगा शेयर बाजार, जो हमारी शेयर मार्केट है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। अगला टॉपिक हमारा लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बजट और दूसरा राजकोषीय नीति। तो बजट और राजकोषीय नीति का भी हम लोग इसमें देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विदेश क्षेत्र, जो वैदेशिक क्षेत्र है हमारा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, फॉरेन सेक्टर। इसमें हमारा पढ़ेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, इसको जानेंगे हम लोग। जो विदेशों से निवेश आता है एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से, उसको हम लोग देखेंगे। भुगतान संतुलन देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जैसे उसको इसमें देखेंगे। इसी तरीके से जो हमारी वैश्विक संस्थाएं हैं, आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO, ये सब जो हमारे हैं वैश्विक संस्थाएं हैं, इनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सिलेबस को भी देख लीजिए, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट देने के लिए पूरा दे रहा हूँ, या आप लोग स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए और इसी अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल योग्यता एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।